हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीवी एजुकेशनल चैनल। आज हम क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट 3 की बात करेंगे। दो पार्ट की हमने पहले बात की थी और आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो मुख्य रूप से एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और विकास करने की जो चुनौती उनके बारे में पढ़ा था। और दूसरे पार्ट के अंदर हमने विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में पढ़ा था। आज हम तीसरे पार्ट में रजवाड़ों के विलय के बारे में पढ़ेंगे। आज राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे और नए राज्यों के निर्माण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय ये भी एक तरह से हमारे सामने चुनौती थी। क्यों थी? जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो सर्वप्रथम तो उन्होंने भारत को दो संप्रभु राष्ट्रों के रूप में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और उन्होंने देशी जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनको ये स्वतंत्रता दे दी गई कि यदि आप चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकते हो, आप चाहो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और आप चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में भी स्थापित कर सकते हो। तो हमारे सामने चुनौती खड़ी होगी कि हम भारत को एक कैसे बनाए, एक राष्ट्र के रूप में कैसा खड़ा करे। तो इसीलिए सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। अब मैं बात करता हूं उस समय जो भारत आजाद हुआ था, 565 रियासतें थी। छोटी बड़ी सब सम्मिलित कर ले तो 565 रियासतें थी। उन रियासतों को एक करने का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक फाइल हुआ करती थी और उस फाइल पर हस्ताक्षर करके उस रियासत को भारत में सम्मिलित हुआ माना जाता था। तो जो 565 रियासतें थी, उनमें से अधिकांश रियासतों ने तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए गए, लेकिन 4 रियासतें हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो उन रियासतों ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए। और मणिपुर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन उसकी चर्चा इसी किताब के 8वें अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हैदराबाद और मणिपुर का विलय किस प्रकार से हुआ उनकी बात की जाएगी। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिला हुआ था, जबकि हैदराबाद की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी, यानी कि हिंदू वहां पर मेजोरिटी में थी और वो सब भारत के अंदर सम्मिलित होना चाहते थे। इसलिए सरदार पटेल ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के निजाम को भारतीय सेना के द्वारा घेर लिया गया। उनके जो सैनिक थे उनको मार दिया गया, यानी कि कुछ सैनिकों को मार दिया गया और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिए। जिनको अर्ध सैनिक थे, यानी कि अव्वल दर्जे के रजाकार थे, उनको रजाकार कहा जाता था, जो निजाम के सैनिक थे। उन रजाकारों ने जब अत्याचार किया जनता पर, तो उस जनता की भी मांग उठी कि भाई हैदराबाद के निजाम को किसी भी प्रकार के परास्त करके भारत के अंदर सम्मिलित किया जाए। तो इसलिए सरदार पटेल ने ऐतिहासिक कार्रवाई की और हैदराबाद को भारत के अंदर विलय करा लिया गया। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वहां के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह जी। देखिए, बोध चंद्र सिंह जी का नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ये मणिपुर को हम भारत के अंदर सम्मिलित कर दे, लेकिन वहां की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी वो ये नहीं, उसमें सहमत नहीं थी कि भाई हम भारत के अंदर मिले। तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने भी मणिपुर को भारत विलय के लिए साथ ही, इसीलिए मणिपुर का विलय है जो कि भारत के अंदर हो गया था। और मणिपुर के अंदर ही सर्वप्रथम मणिपुर के अंदर ही सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे।
ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% मिल सकता है कि किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुई। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करें तो 18 साल से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय का हो वो वोट कर सकता है। यही सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। इसी के आधार पर सर्वप्रथम चुनाव होते हैं मणिपुर के अंदर। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कहाँ होते हैं, तो भाई मणिपुर के अंदर होते हैं। अब रजवाड़ों की विलय की बात हो जाएगी और इसकी विशेष चर्चा है अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उसके अंदर जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, उनकी भी चर्चा की गई है। अन्य प्रकार की जो दक्षिण में और पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी अन्य राज्यों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, वो हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर करेंगे। अब रजवाड़ों का विलय हो गया तो भी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। देखिए कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो 1920 में हुआ था नागपुर। नागपुर कहाँ है, नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है। उसमें इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि भाई हम राज्यों का जो गठन है, कि राज्यों का विभाजन है, जो राज्यों का सीमांकन है, वो भाषा के आधार पर करेंगे। वहां पर तो ये बात की गई कि भाषा का आधार रहेगा राज्यों के सीमांकन के लिए। लेकिन दिक्कत हमें तब हुई, यानी कि जो राजनेता थे उस समय के, उनको ये महसूस हुआ जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, उन्होंने सोचा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन कर देंगे तो अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी, यानी कि भारत को अपने आप का अस्तित्व बनाए रखना भी कठिन हो जाएगा और भारत एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन जब उनकी बात 1930 में उन्होंने स्वीकार की गई तो आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के ही नेता श्री रामुलु ने विरोध किया कि किसी भी तरह से आपको आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर बनाना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाना पड़ेगा। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए धरना दे दिया गया कि भाई आप आंध्र प्रदेश को किसी भी तरह से राज्य बनाओ भाषा के आधार पर। तो उनके धरने के कारण 56 दिन तक उन्होंने जब धरना दिया तो उनकी अनिश्चितकालीन मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की आंदोलन और उग्र हो गया और इस कारण सरकार को झुकना पड़ा। और दिसंबर 1952 के अंदर, दिसंबर 1952 की अगर बात करें तो उस समय उनको आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर नए राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। अब इसके बाद में दक्षिण के और राज्यों में और आंदोलन उग्र हो जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है जो कि की गई थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तो ये की जाती है 1953 में। इनको ये कहा गया कि भाई आप अध्ययन कीजिए, संपूर्ण भारत का अध्ययन कीजिए कि भारत के जो राज्यों का सीमांकन करे तो किस आधार पर करे। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, 1953 में स्थापना की जाती है। उसने जब वो चर्चा की, यानी उन्होंने जब संपूर्ण भारत का सर्वे किया तो उस सर्वे में ये बात सम्मिलित हुई कि राज्यों को भाषा के आधार पर ही विभाजित करना चाहिए। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1956 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई 12वीं का स्टूडेंट ये पार्ट पढ़ रहा है तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग पर टिप्पणी कीजिए। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको सर्वप्रथम लिखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1956 में। और राज्यों का जो विभाजन किया वो किस आधार पर किया, तो भाषा के आधार पर किया। ये बातें आप लिख लेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और इसमें जब राज्य ने 1956 में रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने भाषा के आधार पर ही 14 नए राज्यों का गठन किया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। और इस प्रकार से
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953